जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग क्लास 12th वर्ल्ड पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया और आज देखेंगे पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि पार्ट 3 बढ़िया से आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहले हम लोगों ने बर्लिन के दीवार के बारे में पढ़ा था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो 1949 में जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक होता है पूर्वी जर्मनी और एक होता है पश्चिमी जर्मनी। तो क्या होता है ना, पश्चिमी जर्मनी जिसपे अमेरिका का प्रभुत्व हुआ करता था, उसमें काफी तेजी से विकास होने लगता है। तो फिर पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिम जर्मनी की ओर पलायन करने लगते हैं। ये देखते हुए रसिया के द्वारा वहां 150 मीटर की एक दीवार बना, उसी को बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है, जो 1961 में बनाया गया था। बर्लिन शहर में 150 मीटर लंबा बर्लिन की दीवार। ठीक है, 28 वर्षों बाद उसी को 1989 में गिरा दिया जाता है। ठीक है, यही बर्लिन की दीवार के बारे में बताया है। ये पूर्वी जर्मनी और ये पश्चिमी जर्मनी रहता है। ऐसे ही एक दीवार बना दिया जाता है यूएसएसआर के द्वारा। यही दीवार था। ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके बाद सोवियत प्रणाली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है। बोल्शेविक क्रांति के बाद वहां पे यूएसएसआर का निर्माण होता है और वहां पे सोवियत प्रणाली लागू हो जाती है। और सोवियत प्रणाली में क्या क्या था, तो पूंजीवाद का विरोध करता था और समाजवाद का समर्थन करता था। वहां पे एक पार्टी का प्रभुत्व हुआ करता था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, यही कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, सोवियत प्रणाली के सकारात्मक पहलू में बहुत कुछ देखा था। ठीक है, उसके बाद देखा था नकारात्मक पहलू क्या थे। सोवियत प्रणाली जो बनाया गया था उसकी कमियां क्या थी, उसी को नकारात्मक पहलू कहते हैं। वो भी बहुत सारे नकारात्मक पहलू थे, वो भी हम लोगों ने पीछे ऑलरेडी कवर कर लिया। उसके बाद दूसरी दुनिया के बारे में भी पढ़ा था कि दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने पार्ट 2 में मिखाइल गोर्बाचोव से शुरू करके, मिखाइल गोर्बाचोव जैसे ही 1980 के दशक में यानी कि 1985 में यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनते हैं तो वहां पे कुछ परिवर्तन करते हैं। उस परिवर्तन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पे दो सूत्र लेके आते हैं। एक होता है पेरेस्ट्रोइका, एक ग्लासनोस्ट। इन दोनों सूत्र को यूएसएसआर में लागू कर देते हैं और लागू करने के बाद वहां कुछ बड़ा सा परिवर्तन होता है जो आगे चल के यूएसएसआर के विघटन का कारण बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम जो देखने वाले हैं, फिर हम लोगों ने सोवियत संघ के जो नेतागण थे जितने भी, उनके कौन कौन से नेता थे, उनका कार्यकाल क्या क्या था, वो सारा चीज पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया है। और उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सोवियत संघ का विघटन क्यों सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसमें कमियां क्या थी जिसके चलते सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया, वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, तो बड़े ही प्यार से हम लोग इसको समझते चलेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी ना, वो कमजोर हो गई थी। कमजोर हो जाने के कारण वो अपनी जनता की जो आकांक्षाएं थी, आवश्यकताएं थी, वो पूर्ति नहीं कर पा रही थी। राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ गया था, आर्थिक गतिविधि मतलब एक तरह से उत्थान नहीं कर पा रही थी, गतिरोध हो गई थी। वहां की अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई थी, उत्थान नहीं कर पा रही थी, जिससे वहां की आम जनता की जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। ओके, ये भी हो जाता है सोवियत संघ के विघटन का कारण। उसके बाद क्या था, तो कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रहने की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो जाती है। वहां की अर्थव्यवस्था गतिरोध रह जाती है। गतिरोध होने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो आप कोई बिजनेस 1 लाख रुपए लगा के शुरू कर रहे हो, साल भर मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपका जो रेवेन्यू है वो 1 ही लाख है, यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था में कुछ बढ़ा ही नहीं, फिर गतिरोध ही हुआ, आपका मेहनत भी बेकार गया। उसी को एक तरह से गतिरोध कहते हैं। तो वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही थी, रुक गई थी, इस टाइप का हो गया था। लेकिन लोगों की आवश्यकताएं तो दिन पर दिन बढ़ती ही जाती हैं, किसी भी देश की बात हो या किसी परिवार की बात हो। तो अर्थव्यवस्था गतिरोध हो जाने के कारण उपभोक्ता वस्तुएं जो थी उनकी कमी हो गई थी। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं, तो जैसे मेडिकल सुविधाएं हो गई, रोटी कपड़ा मकान हो गया, ये यानी बेसिक जरूरतें, जो एक इंसान की बेसिक जरूरतें होती हैं, उनकी भी कमी होने लगी थी। ठीक है, तो लोग फिर क्या था कि लोग अब शासक को शक की निगाह से देखने लगे थे। जब उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो जाती है तो वहां के लोग, जो वहां का शासक हुआ करते थे, उनको शक की निगाह से देखने लगते हैं कि भैया इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये देश को बढ़िया से चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये वाली स्थिति आ रही है। फिर क्या था,
तो सोवियत संघ ने अपनी संसाधनों की अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। अब जितने भी रेवेन्यू आता था देश में, एक तरह से कहेंगे अर्थव्यवस्था, पैसे की कमाई जो होती थी, तो उनमें से अधिकतम जो हिस्सा था ना वो परमाणु बम बनाने में खर्च कर दिया जाता था, और साथ ही साथ में सैन्य का जो सामान होता है या कोई हथियार होता है वो बनाने में खर्च हो जाता था। बाकी लोगों पे खर्च करने के लिए बहुत मिनिमम पैसा रहता था, जिसके चलते देश की अंदरूनी जो व्यवस्था थी वो विकास नहीं कर पा रही थी। अब उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था, अमेरिका परमाणु बम बनाता, हथियार बना रहा था, तो उसको देखा देखी में यूएसएसआर भी बनाता था, अपना परमाणु बम का ज्यादा विकास करता था, नए नए हथियार बनाता था, सैनिकों पे ज्यादा खर्च करता था, और वहां की जो जनता थी उस पर बहुत कम खर्च होता था। तो ये भी सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बना। और देख लेते हैं और क्या क्या कारण था। और देखेंगे तो उसने पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पर खर्च किया ताकि वह देश सोवियत संघ के नियंत्रण में रहा। और पूर्वी देश कौन थे? तो पूर्वी देश यानी यूएसएसआर के जो पूर्व में होंगे, मान लो ये यूएसएसआर है, तो इसके यूएसएसआर हो गया, ठीक है। यूएसएसआर के पश्चिम में जो है वो हो जाता है यूरोप। अगर मैप में आप देखोगे, आपके पास वर्ल्ड पॉलिटी होगा तो उसमें अगर देखोगे तो ये होता है रूस, या अभी रूस है, पहले तो यही यूएसएसआर हुआ करता था। इसके पश्चिम में जो देश हैं वो है यूरोप। तो यूरोप के जो पूर्व वाले देश थे, पूर्व, उसको पूर्वी देश कहते थे, पूर्वी देश, और इनको पश्चिमी देश कहते थे, क्योंकि ये सब यूएसएसआर के पश्चिम में थे। तो क्या था, उसने पूर्वी यूरोप के देशों के विकास पर खर्च किया। अब पूर्वी यूरोप ये हो गया, और इसी का प्रभुत्व ज्यादा रहता था, यूएसएसआर का ही प्रभुत्व हुआ करता था। तो अब क्या था, अब अपने अंदरूनी सरसामानों पे, लोगों पे खर्च न करके सारा पैसा इन पे खर्च किया जाता था, ताकि ये अमेरिका के पक्ष में न चले जाए, ताकि इस पे रसिया का नियंत्रण बना रहे, यानी यूएसएसआर का नियंत्रण बना रहे। उसके लिए यूएसएसआर सारा पैसा इन पे खर्च कर देता था, और लोगों पे खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचता था, तो लोग वैसे परेशान रहेंगे, उनकी जरूरतें पूरा नहीं होगी। तो ये भी एक कारण बन जाता। फिर क्या था, तो साथ ही पश्चिमी देश की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिक को जानकारी बढ़ी। अब देखो, ये पश्चिमी देश, ये वाला यूरोप के पश्चिम वाला हिस्सा को पश्चिमी देश कहा जाता है, खास करके शीत युद्ध में कहा जाता था। तो ये विकास कर रहे थे, क्योंकि ये अमेरिका के नेतृत्व में थे। अमेरिका के जब नेतृत्व में ये थे तो ये काफी तेजी से विकास कर रहे थे, और इन विकास की जानकारी जो यूएसएसआर के जनता थी उनके पास पहुंची कि भैया ये तो खूब विकास कर रहा है, और इनके चक्कर में, शीत युद्ध के चक्कर में हम लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं, हमारा देश पिछड़ रहा है। उससे और भी जनता धीरे धीरे बौखलाने लगती है। फिर क्या होता है, तो सालों से सोवियत संघ के जो आम नागरिक थे उनको बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम देशों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से बहुत बेहतर है, ठीक है। ये कहा जा रहा था कि जो पश्चिम देश है, यानी उनके विरोधी देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था से हमारी, यानी कि रसिया, यानी कि यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है, ये बताया जा रहा था, उनको भ्रम में रखा जा रहा था, ठीक है। लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था, अंदर ही अंदर सोवियत संघ कंगाल हो गया था, खोखला हो गया था, लेकिन फिर भी छुपाया जा रहा था। एक होता है ना, जेब में चवन्नी नहीं और ढिढोरा फिरता गया, हम करोड़पति हैं, लाखपति हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे कुछ नहीं रहता उसके पास, वो वाली स्थिति थी। अब जो अमेरिका के प्रभुत्व वाले देश थे, अमेरिका के साथ वाले देश थे, वो काफी तेजी से विकास कर रहे थे, उनकी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था, उनकी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। यहाँ रसिया और उसके सहयोगी देश काफी पिछड़ रहे थे अर्थव्यवस्था में। तो ये वहाँ के आम नागरिकों को जब पता चला तो भी धीरे धीरे बौखला गए कि भैया शीत युद्ध में हम लोग पिछड़ रहे हैं, उनके चक्कर में, देश के अपने आप को दिखाने के चक्कर में हम लोग पिछड़ रहे हैं, ये वाली स्थिति आ गई थी। अब देखो, जो कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी यूएसएसआर की, ये कहीं पार्टी थी वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, जनता के सवालों का जवाब नहीं देती थी। भाई जनता अगर पूछती थी कि हमारा देश विकास क्यों नहीं कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी धीमी क्यों बढ़ रही है, या गतिरोध क्यों है, तो वो पार्टी कोई जवाब नहीं देती थी, यानी कि वो जवाबदेह ही न थी। तो एक तरह से इसका महत्व भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था।
प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ चुका था। अब आज के डेट में अगर जाओगे अपने देश के ब्लॉक में जाओगे, ब्लॉक वगैरह जो होता है, तो वहां पे देखना जो अधिकारी होते हैं वो कितना भ्रष्टाचार करते हैं। ऊपर केंद्र से जो भी योजनाओं का पैसा आता है आधा वही गबन कर जाते हैं। वैसे वाली स्थिति वहां पे भी आ गई थी। ठीक है, जो भ्रष्टाचार, जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार से ज्यादा लिप्त रहते थे। जनता के सुविधा के लिए जो केंद्र से यानी ऊपर से जो पैसा आता था वो गबन कर जाते थे, वो वाली स्थिति आ गई थी। इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई, जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। अब ये उपरोक्त जो भी बातें बताए हैं इससे जनता धीरे धीरे उब गई थी, जो आगे चल के सोवियत संघ के विघटन का बहुत बड़ा कारण बना। और सबसे तत्कालिक कारण जो बना वो अब हम देखने वाले हैं। जैसे क्या था कि राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भाव का उभार होना सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालिक कारण। अब लोगों के अंदर, जब हम बताए थे पिछले क्लास में कि 1985 में जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनते हैं तो वहां के नियम में कुछ ढील देते हैं, लोगों की आज़ादी बहाल करते हैं। जब लोगों की आज़ादी बहाल करते हैं तो उनके अंदर देशभक्ति जागृत हो जाती है और संप्रभुता वाली स्थिति जागृत होने लगती है। फिर क्या होता है, फिर वो जो 15 देश मिलके एक यूएसएसआर का निर्माण हुआ था वो अलग होने का प्रयत्न करने लगते हैं। तो देख लो राष्ट्रीयता क्या होता है, संप्रभुता क्या होता है, ये कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर में, तो वो देख लेते हैं। किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के मध्य एकता की भावना होती है, उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीयता। और साथ ही साथ देशभक्ति की जो भावना होती है, इसमें देश प्रेम और देशभक्ति की भावना छिपी होती है। संप्रभुता क्या होता है, तो राष्ट्र की वह शक्ति जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंदर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, उसी को संप्रभुता कहते हैं। जैसे देख लो, मान लो कोई ये देश है, उसकी सीमा मान लो भारत ही मान लो, उसकी सीमा ये है, ठीक है, भारत है ना। ऐसे जाओगे भारत में, ऐसे मान लो भारत है, तो भारत यहाँ राजधानी दिल्ली है, दिल्ली, और देश दिल्ली से ही चलता है। तो देश पूरे देश में कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पे कोई फैक्ट्री बैठाना हो, यहाँ से फैक्ट्री को हटाना हो, किसी दूसरे देश का फैक्ट्री बैठाना हो, कोई नहर बनवाना हो, कोई रेलवे बनवाना हो, कुछ भी बनवाना, कुछ भी करने के लिए सरकार यहाँ पे स्वतंत्र है, यानी सरकार का प्रभुत्व है। अब राज्य चाहे, मान लो कोई यहाँ बिहार ही राज्य है, यहाँ बिहार है, ये चाहे कि हम तमिलनाडु में, यहाँ तमिलनाडु में एक फैक्ट्री बैठा दें, फैक्ट्री बैठा दें या रेलवे चलवा दें, तो नहीं ना चलवा पाएगी, क्योंकि इसका प्रभुत्व नहीं है। अपने पास भी नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य का प्रभुत्व नहीं होता, देश का प्रभुत्व होता है। संप्रभुता देश के पास होता है, राज्य के पास नहीं होता। तो यानी सीधा कहने का मतलब है, अपने देश के अंदर जिसके पास संप्रभुता है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे अपने देश के लोगों को फांसी दे या उनको बिना खिलाए सुला दे या कुछ भी करे, वो एकदम स्वतंत्र है करने के लिए, क्या है कि उसका पूरा अधिकार है, पूरा संप्रभुत्व है, संप्रभुत्व है, वही होता है संप्रभुता। आगे हम लोग देखते हैं सोवियत संघ के विघटन का क्रम। सोवियत संघ के विघटन का एक एक क्रम हम लोग देखते हैं, जब से उसका विघटन शुरू हुआ। कब से शुरू होता है, तो मार्च 1985 में जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव यानी कि राष्ट्रपति बने, 1985 में राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 नियम लागू करते हैं, 2 सूत्र लागू करते हैं, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। वही आगे चल के एक तरह से सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण बनता है। 1988 में फिर क्या होता है, तो बाल्टिक देशों में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो जाता है। अब मन में आएगा सर बाल्टिक देश कौन है, तो यूएसएसआर के पश्चिम में, यूएसएसआर के अगर आपके पास वर्ल्ड मैप होगा तो वर्ल्ड मैप में देखोगे, ये मान लो यूएसएसआर हो गया, ये यूएसएसआर हो गया, कहाँ गया, ओके, ये यूएसएसआर हो गया। तो ये वाले हिस्से इधर ही है, मैप में देखोगे तो यहीं पे एक बाल्टिक सागर होगा, बाल्टिक सागर है ना, बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर के सटे हुए 3 देश आपस में सीमा बनाते हैं, बाल्टिक सागर से ही सीमा बना के तीनों भी सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को बाल्टिक देश कहा जाता है।
बाल्टिक सागर के नाम पे ही तीनों देशों के नाम पड़ा। इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया का इन तीनों देशों का नाम है, जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। तो अब उसमें क्या होता है, तो 1988 में बाल्टिक देशों में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू होता है। वो बोलते हैं कि भैया अब हम यूएसएसआर में ना रहबो, अब हम यूएसएसआर से अलग रहबो, अपना सब कुछ बनैबो, तब हम मानबो। तो वाली स्थिति हो जाती है। फिर अक्टूबर 1988 में वार्सा पैक्ट समाप्त हो जाता है। यूएसएसआर के द्वारा एक सैन्य गठबंधन किया गया था 1955 में, वो समाप्त कर दिया जाता है, वार्सा पैक्ट समाप्त हो जाता है। तो फिर ये भी एक कारण बनता है। फिर 1990 में, फरवरी 1990 में सोवियत संघ के संसद ड्यूमा, सोवियत संघ के संसद का नाम ड्यूमा है, ठीक है। जैसे भारत के संसद को क्या हम नाम, किस नाम से पुकारते हैं, संसद के नाम से पुकारते हैं। अमेरिका के संसद को किस नाम से पुकारा जाता है, तो कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। हमारे संसद को तो संसद ही बोला जाता है, इसलिए तो आपको संसद नाम याद होगा। वहीं बांग्लादेश के संसद में का नाम अगर पता करिएगा तो उसका नाम क्या है, जातीय संसद है। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। ऐसे करके हर देश के संसद का अपना नाम होता है। वैसे ही यहाँ के सोवियत संघ के संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। अभी रूस के संसद का नाम हो गया वो, ठीक है, ड्यूमा। तो क्या होता है, फरवरी 1990 में सोवियत संघ के संसद ड्यूमा में चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत हो जाती है। पहले पूरा यूएसएसआर में क्या था, एक ही दल का प्रभुत्व था, कम्युनिस्ट पार्टी का। पहले बहुदलीय व्यवस्था तो नहीं था ना यूएसएसआर में, यानी बहुत सारी पार्टियां चुनाव तो नहीं लड़ती थी ना, एक ही पार्टी का दबदबा था, वहाँ पे चुनाव तो होता ही नहीं था। अब वहाँ पे बहुत सारी पार्टी बनना शुरू हो गया। जब बहुदलीय राजनीति की शुरुआत हुई तो वहाँ पे बहुत सारी पार्टियां बन के तैयार हो गई चुनाव लड़ने के लिए। तो ये भी इस क्रम में आ जाता है, विघटन के क्रम में। फिर हम लोग बात करते हैं मार्च 1990 में रूस ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सबसे देखिएगा, सबसे पहले अगर पूछे तो किसने रूस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो था लिथुआनिया। लेकिन 1990 में रूस कहा कि भैया हम यूएसएसआर में ना रहबो, हम भी यूएसएसआर से अलग होबो। वो भी अलग हो गया यूएसएसआर से। इसने घोषणा कर दी कि हम सोवियत संघ में अब नहीं रहेंगे, यानी कि सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। फिर अगस्त 1991 में बाल्टिक देश, तीनों देशों के नाम बताए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये क्या करते हैं, यूएनओ के सदस्य बन जाते हैं। और 2004 में यही जाके नाटो के भी सदस्य बन जाते हैं। कभी कभी पूछता है 1993 में फिर क्या होता है, 1993 में जॉर्जिया CIS राष्ट्रकुल का सदस्य बन जाता है। और ये CIS राष्ट्रकुल का अंतिम सदस्य होता है, ठीक है, अंतिम। CIS राष्ट्रकुल बताए थे कि CIS का गठन कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1991 में CIS का गठन हुआ था, ठीक है। तो इसमें अभी तत्कालिक 12 देश इसमें शामिल हैं। जो अंतिम देश क्या हो जाता है, कभी कभी पूछ देता है CIS राष्ट्रकुल का अंतिम सदस्य देश कौन है, तो जॉर्जिया है, 1993 में शामिल हुआ था, ठीक है। फिर क्या होता है, 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव के इस्तीफा के बाद सोवियत संघ का अंत हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर को ही सोवियत संघ का अंत होता है, 25 दिसंबर 1991 को। जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव इस्तीफा देते हैं, वैसे ही सोवियत संघ का अंत हो जाता है। सोवियत संघ के 15 देश अलग हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो विघटन की परिणतियां, यानी विघटन के परिणाम क्या हुए, ठीक है। पहले हम लोगों ने देखा विघटन के कारण, फिर विघटन का क्रम देखे। अब हम लोग देखेंगे विघटन कि क्या परिणाम हुए, यानी विघटन हो गया तो विघटन होने के बाद तो कुछ तो आएगी मुसीबतें। जब चार भाई अलग होते हैं तो सबके पास कुछ ना कुछ नया अलग होने के बाद मुसीबतें आती हैं। तो क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या परिणाम हुए, वो सारी चीजें हम लोग को कवर करना है इसमें। तो चलो, सोवियत संघ के विघटन की कई परिणतियां हुई जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला क्या होता, तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर का जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया। यानी यहाँ सीधा कह रहा है कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ वैसे ही शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। उसके बाद क्या होता है, तो विश्व राजनीति में
शक्ति संबंध बदल गए। शक्ति संबंध यानी पहले जो एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे वो धीरे धीरे दोस्ती की तरफ बढ़ने लगे, ये वाली स्थिति आ गई। और अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। पहले दुनिया में दो महाशक्ति थी, एक यूएसएसआर, और जब यूएसएसआर का विघटन ही हो गया, टूट के अलग हो गया, तो फिर अकेले अमेरिका पूरी दुनिया में एक महाशक्ति बन के उभरा। जो नेक्स्ट चैप्टर उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सोवियत संघ के अंत का उद्देश्य नए देशों का उदय होता है। सोवियत संघ का जैसे ही अंत होता है तो 14 नए देश बन के, यानी कि रूस को भी मिला लिया जाए तो 15 नए देश के बन के सामने आते हैं। तो वो भी एक क्रम, वो भी एक परिणाम होता है। ठीक है, वो 15 देशों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया है कि सोवियत संघ से जो 15 देश अलग हुए थे वो कौन कौन से देश थे। तो बड़े ही ट्रिक के साथ हम लोगों ने कवर किया था। उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, ताकि बहुत ही बढ़िया से वो आप लोग को तैयार हो जाए। जो ऑब्जेक्टिव और ISPCS वगैरह की तैयारी करने में भी वो बहुत अपना अहम रोल निभाता है। वो आगे चल के तो आप लोग को करना ही पड़ेगा तैयारी उसकी। तो देख लो, सोवियत संघ के अंत का उद्देश्य क्या होता है, तो नए देशों का उदय होता है। फिर क्या होता है, बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय यूनियन और नाटो में जुड़ना चाहते थे। ठीक है, जैसे ही विघटन होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो पूर्वी देश थे, जो पहले यूएसएसआर के सहयोगी देश थे, समर्थक देश थे, अब वो यूरोपीय यूनियन में भी शामिल होना चाहते थे और साथ ही साथ नाटो में भी जाना चाह रहे थे। ये वाली स्थिति आ गई थी। मध्य एशिया के देश, मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया में 5 देशों के बारे में बताए थे ट्रिक से। ठीक है, ताजा खाजा अजबेकिर्गिस्तान यानी कि ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन 5 देशों के बारे में बताए थे जो मध्य एशिया देश कहलाते हैं। तो क्या होता है, इनका संबंध अब दूसरे देशों के साथ अच्छा खासा दोस्ती वाला संबंध होने लगा था। इसमें रूस, चीन, पश्चिम देश तथा अमेरिका से अपने संबंध बनाना शुरू कर दिए ये भी। ठीक है, पहले ये देश क्या थे, यूएसएसआर के ही हिस्सा थे। जब अलग हो गए तो अपना अलग विदेशी संबंध स्थापित करने का ये देश प्रयत्न करने लगे। ठीक है, तो ये सारी स्थिति हो गई, ये सब घटनाएं घटी। अब देख लो, इस प्रकार विश्व स्तर पर कई नए खिलाड़ी उभर कर सामने आए। पहले जो देश हुआ करते थे उसमें तो 15 नए देश भी आगे जुट गए, तो नए खिलाड़ी ही आएंगे ना अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। ये वाली स्थिति थी। अब आता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है बउआ, तो ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है। शॉक थेरेपी 2 नंबर में ही पूछता है शॉक थेरेपी के बारे में। तो देखो, इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर इलाज करना। अब शॉक थेरेपी क्यों कहा गया, ये शब्द देखो, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये भी एक प्रकार का बैंक है, इसके द्वारा ये शब्द की उत्पत्ति की गई थी। शॉक थेरेपी ये कहा गया था। शॉक थेरेपी किसके लिए, यूएसएसआर के लिए। यानी पहले तो अमेरिका के द्वारा उसको आघात पहुंचाया जाता है, फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको शॉक थेरेपी वो शब्द दिया गया था विश्व बैंक और अमेरिका के द्वारा। क्यों, क्योंकि देखो पहले तो जो यूएसएसआर था वो पूंजीवाद का विरोध कर रहा था, फिर 15 देशों में टूट के वही फिर से पूंजीवाद को अपना लेता है। ठीक है, तो पहले तो आघात पहुंचा रहा था पूंजीवाद को भी, फिर पूंजीवाद को ही अपना लेता है, इसीलिए इसको शॉक थेरेपी कहा गया था। देखो, रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों द्वारा 1990 में पूंजीवाद का एक खास मॉडल अपनाया गया। ठीक है, जो भी रूस हो गया, मध्य एशिया जो 5 देश बताए हैं, ठीक है, मध्य एशिया के, सेंट्रल एशिया के 5 देश बताए हैं वो, और पूर्वी यूरोप के देश, इन सब के द्वारा 1990 में पूंजीवाद का एक खास मॉडल अपनाया गया। उसी को, इस मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शॉक थेरेपी कहा गया। ठीक है, शॉक थेरेपी कहा गया उसी मॉडल को। किसके द्वारा कहा गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा। नाम याद रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए। शॉक थेरेपी के जो परिणाम हुए उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या, मतलब शॉक थेरेपी का मतलब क्या था कि
समाजवाद, समाजवाद को त्याग कर पूंजीवाद को अपनाना, पूंजीवाद को अपनाना, और इसी को शॉक थेरेपी कहा गया। और इसके परिणाम तो होंगे, एक व्यवस्था ही परिवर्तित हो रही है, यानी समाजवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है, उसके कुछ परिणाम आएंगे, उसी परिणामों के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। चलो, शॉक थेरेपी पूर्व सोवियत देशों की अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छा साबित नहीं हुआ। शॉक थेरेपी क्या कर रहा है कि पूर्व सोवियत के देश, पूर्व सोवियत जो यानी पहले सोवियत देश हुआ करते थे, 15 देश जो भी अलग हुए थे सोवियत संघ से, उनकी बात कर रहा है। तो शॉक थेरेपी पूर्व सोवियत के देशों की अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छा साबित नहीं हुआ। इस थेरेपी का सबसे अधिक प्रभाव रूस पर पड़ा, सबसे बड़ा हिस्सा तो रूस का ही था। रूस के रूबल, जो रुपये का नाम है रूबल, उसका भाव एकदम से गिर गया, ये वाली स्थिति हुई। देखो, शॉक थेरेपी के कारण पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी, ये वाली स्थिति आ गई थी। रूस में राज्य नियंत्रण और औद्योगिक ढांचा चरमरा गया था। रूस की जो राज्य नियंत्रण वाली सिस्टम थी और औद्योगिक ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो चरमरा गया था। ठीक है, वो सब चरमरा गया था, क्योंकि पहले वो देखो समाजवाद में वो केंद्र के नियंत्रण में था, लेकिन जब वहां पे पूंजीवाद अपनाया गया तो किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में बेचना था, या सरकार ही उसको रखती तो उस पे उसका खर्च जो भी लगता उसका वहन तो करना ही पड़ता उसको, वही वाली स्थिति थी। तो रूस में राज्य नियंत्रण और औद्योगिक ढांचा चरमरा गया था। 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने दाम पर बेच दिया गया। वहां की जो 90% उद्योग थे यूएसएसआर की, उसको क्या करना था, बेचना था, किसी को और को सौंपना था, तो सब निजी कंपनी को बेचना होता था, निजी कंपनी। ठीक है, उसको क्या करता था, औने पौने जो भी पैसा मिला, जिस दाम पे मिला, जितना दाम लगा दिया गया कंपनी का, उतना ही दाम पे बेचना पड़ा। अब पैसे की जरूरत थी, और जो कल कारखाने फैक्ट्रियां थी वो तो सौंपना ही था प्राइवेट कंपनी के पास। ठीक है, तो वो वाली स्थिति आ गई थी, तो उसको औने पौने दाम पर बेच दिया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से भी जाना गया। गराज सेल होता है ना, कोई वस्तु सेल किया जाता है, एक तरह से गराज वाली उस टाइप का स्थिति आ गई थी। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा गराज सेल क्या था, यही था, शॉक थेरेपी वाला। ओके, आगे हम लोग देखते हैं रूसी मुद्रा, रूबल में नाटकीय ढंग से गिरावट होती है, नाटकीय ढंग से इसमें गिरावट होती है। जैसे आज के डेट में आप लोग सुनते होंगे, किसी भी रुपये को डॉलर से तुलना किया जाता है। आज $1 में 80 रुपया मिल जाएगा ना, 80 रुपया मिल जाएगा, यानी 80 रुपया 82 रुपया, मान लो 82 रुपया के बराबर $1 हो गया है। कभी $1 1 रुपये के बराबर हुआ करता था, $1 में 1 रुपया मिलता था, या 1 रुपये में $1 एक्सचेंज हो जाता था। लेकिन आज वाली स्थिति हुई कि रुपये का जो भाव इतना खराब हो गया, गिर गया है, $1 में 82 रुपया मिल जाएगा, भारतीय रुपया 82 रुपया मिल जाएगा $1 में, ये वाली स्थिति हो गई। वैसे ही रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय ढंग से गिरावट आई, जैसे रुपये में आई है ना। कभी 1 रुपया $1 के बराबर हुआ करता था, लेकिन आज $1 में 82 रुपया मिलता है, यानी उसमें भी तो रुपये में भी तो गिरावट आई है। वैसे ही रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति, यानी महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों को अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ी। मुद्रास्फीति क्या होती है, तो अर्थशास्त्र के टर्म में पढ़ोगे ना मुद्रास्फीति। तो देखो, मुद्रास्फीति जरा पे चर्चा करें। मुद्रास्फीति, तो देखो, अब 1-2 वस्तु हो, मान लो 1-2 वस्तु हो, खरीदार यहाँ पे बहुत ज्यादा हो और सबके पास पैसा अवेलेबल हो, है ना, पैसा अवेलेबल हो, सामान कम हो और पैसा ज्यादा हो, तो इसकी महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी ना। सामान यहाँ पे कम है, खरीदार ज्यादा है, ऑटोमेटिक ये सामान का दाम बढ़ जाएगा, हो जाता है ना। अब वही वाली स्थिति आ गई थी, यहाँ पे लोग बहुत थे लेकिन
अनाज, जो बेसिक जरूरतें थी वो कम थी। तो बेसिक जरूरतों वाली वस्तु जब कम होंगे, मान लो जैसे दवाएं ही कम उपलब्ध हो, खाने के लिए अनाज ही कम उपलब्ध हो, तो ये औने पौने दाम पे उसको खरीदेंगे। पहले 10 रुपया किलो चावल मिलता होगा तो अब 100 रुपया किलो पे खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है उनको खरीदना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वस्तु मिली है, बहुत कम वस्तु है और खाने वाले, उपयोग करने वाले बहुत अधिक लोग हैं, तो इसका दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसको, इसी को कहा जाता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति इसी को कहा जाता है, समझे। आगे हम लोग चर्चा करें तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों को अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ी। फिर क्या होता है, समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको क्रमवार तरीके से खत्म कर दिया गया। उसके बाद कई देशों में एक माफिया वर्ग उभरा। जो 15 देश अलग हुए थे टूट के, उन्हीं देशों में से कई देश ऐसे थे जहां पे एक माफिया वर्ग उभरा, यानी वहां पे डॉन, गुंडागर्दी, ये सब उभर के आए और उनकी अधिकतर आर्थिक गतिविधि को अपने नियंत्रण में कर लिया। जैसे पटना में ही देखने को मिलेगा आप लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट के जमीन को ही अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं। वैसे ही वहाँ पे माफिया वर्ग उभर के आए और बहुत सारे कारखानों पे, बहुत सारे फैक्ट्रियों पे, बहुत सारे सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। अमीर और गरीब के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गई, ये वाली स्थिति आ गई। ये सब किसका कारण था, शॉक थेरेपी। अब देख लेते हैं पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व साम्यवादी देश, देखो यहां थोड़ा सा समझ लेना, क्लियर कर लेना ताकि कोई दिक्कत ना। पूर्व साम्यवादी देश किसको कहा जाएगा, पूर्व यानी 1991 से पहले जो देश थे वो 91 के बाद वाले, ठीक है, बाद वाले देश, यानी पहले वो तो साम्यवाद थे, लेकिन 1991 के बाद जब ये 15 देशों में टूट गया तो इन देशों से भारत का कैसा संबंध था उसके बारे में यहाँ चर्चा करना है, समझे। 15 देशों में टूटने के बाद उनके साथ भारत का संबंध कैसा था उसके बारे में चर्चा करना है। तो देखो, पूर्व साम्यवादी देशों में भारत का संबंध सबसे ज्यादा जो किसी के साथ था तो वो था रूस, ठीक है, रूस के साथ सबसे अच्छा तथा ज्यादा गहरा था। भारत की विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण भाग भारत और रूस का संबंध है। आज भी देखो 1971 से लेके भारत और रूस के बीच एक गहरा मित्रता वाला संबंध है। जब भी भारत के पास मुसीबत आती है तो रूस सहयोग करता है, यार रूस के पास कोई मुसीबत आती है तो भारत जरूर सहयोग करता है। अभी कुछ साल पहले से देखोगे यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध वाली स्थिति, युद्ध चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। तो फिर क्या करता है कि अमेरिका के द्वारा रसिया पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि किसी देश के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा, कोई भी उसका तेल नहीं खरीदेगा, मतलब अलग अलग तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाता है यूएसएसआर को। अब यूएसएसआर अन्य देशों से बिजनेस करने में असमर्थ हो जाता है, लेकिन इस संकट परिस्थिति में भारत उसे अमेरिका के विरुद्ध जाके तेल खरीदता है और इतना तेल खरीदता है, इतना कि नंबर 1 पे आ जाता है भारत। रसिया से तेल खरीदने वाला देश में नंबर 1 पे आ जाता है, समझ लो। अब अमेरिका को ये बात मिर्ची लग जाती है, तो मिर्ची लगने के बाद तो कुछ करेगा, तो कुछ टैरिफ बढ़ाता है, कुछ प्रतिबंध लगाने की डरावनी धमकी देता है ना, हवाबाजी करता है अमेरिका भारत के साथ, लेकिन कर नहीं पाता। भारत के साथ टक्कर लेने के लिए आज सोचना पड़ता है किसी देश को, क्योंकि भारत के पास इतनी जनसंख्या है ना कि हर देश भारत को एक मार्केट की नज़र से देखता कि भैया हमारा वस्तु भारत में जाएगा, व्यापार करेंगे, धन दौलत पैसा कमाएंगे, क्या कि वहाँ पे जनसंख्या खूब है, सब तो कपड़ा पहनेगी, सब सामान यूज करेगा, एक मार्केट के रूप में देखता है। इसलिए भारत से जल्दी कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता है। चाइना भी भारत के व्यापारिक मामले में एकदम क्लीन रहता है, खूब व्यापार करता है ना। कभी कभी बॉर्डर को लेके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, भारत और चाइना के बीच संबंध खराब हो जाते हैं। तो क्या था, भारत की विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण भाग भारत और चीन का संबंध भी है। भारत तथा रूस दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या यहाँ बोल रहा है कि यानी कि विश्व पर बहुत देशों का कंट्रोल हो। अभी क्या है, अमेरिका का, सिर्फ अमेरिका का प्रभुत्व है। अमेरिका, जैसे शीत युद्ध के दौर में आप पढ़े होंगे कि
दो ध्रुवीय, ये चैप्टर का नाम ही है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी दो ध्रुवीयता में एक ध्रुवीय मर ही खत्म हो जाएगा, तो दो ध्रुवीयता तो वैसे खत्म हो गई, ठीक है, एक ही ध्रुव बचा और एक ध्रुव पे अमेरिका का ही वर्चस्व हो रहा। लेकिन रूस और भारत दोनों का सपना है कि बहुध्रुवीय विश्व बनाया जाए, यानी विश्व को चलाने के लिए बहुत सारे देश उभर के सामने आए, केवल अमेरिका ही देश पूरे देश को न चलाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका का ही वर्चस्व न रहे, बहुत सारे देशों का रहे। ये सपना भारत और रूस का है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हों, उसी को कहा गया बहुध्रुवीय विश्व। आगे हम लोग देखते हैं, तो भारत को रूस के साथ अपने संबंध के कारण कश्मीर के मुद्दा हो या ऊर्जा आपूर्ति की मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो, इन सब में रूस भारत का सहयोग करता है। और साथ ही साथ एशिया में पहुंच बनाने के साथ कई फायदे हैं भारत को। अब भारत रूस से अगर दोस्ती रखता है, संबंध रखता है, तो यूएनओ में कभी भी कश्मीर का मामला आता है तो वहां पे रसिया भारत का साथ देता है। ऊर्जा आपूर्ति यानी पेट्रोलियम बहुत अधिक मात्रा में रूस के पास है, कोयले का भंडार है, बहुत काफी चीजें रूस के पास है, जो भारत को बहुत ही सस्ते दामों पे प्रोवाइड करा देता है, ठीक है, ये वाली भी फायदा होता है। और क्या होता है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी सूचना हो या कोई भी अन्य सूचना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, ये दोनों आपस में बहुत बढ़िया से आदान प्रदान कर लेते हैं। मध्य एशिया में पहुंच बनाने के लिए भी भारत को रूस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मध्य एशिया कभी रूस का ही हिस्सा हुआ करता था और मध्य एशिया से रूस का काफी करीबी का संबंध है। तो भारत को अगर मध्य एशिया में जाना हो, वहां पे व्यापार करना हो, तो उसके लिए रूस की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। इन संबंधों से रूस को भी फायदा हुआ और भारत रूस से हथियारों की खरीद के मामले में दूसरा बड़ा देश है। देखो, केवल भारत को ही रूस से दोस्ती करने में फायदा नहीं है, रूस को भी भारत से दोस्ती करने में फायदा है। क्या फायदा है, तो भारत बड़े लेवल पे यूएसएसआर से हथियार खरीदता है, बम, परमाणु बम तो कोई नहीं बेचता, ठीक है, मतलब अन्य बड़े बड़े हथियार भारत रूस से खरीदता है। स्पुतनिक का नाम सुने होंगे, वो भारत रूस से खरीदता है। स्पुतनिक 4 करके एक है, वो भारत रूस से खरीदा हुआ है। बहुत सारे हथियार भारत रूस से खरीदता है, तो उससे रूस को पैसा तो मिलता ही है ना, कमाई तो होती है भारत से, वो भी फायदा है। ओके, आगे हम लोग बात करें तो भारत रूस से तेल का आयात करता है तथा ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश करता है। कोरोना काल से लेके अभी तक भारत रूस से तेल खरीदता आ रहा है, ऊर्जा आयात भी करता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, अन्य हो गया, बिजली से संबंधित बिजली उत्पाद। अभी तो वर्ल्ड लेवल पे 1 नेशन 1 एनर्जी, ये वाला 1 करके ऐसे कुछ योजना चलाई जा रही है, जिससे पूरी दुनिया को जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है एक सोलर सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। तो उसमें भी भारत रूस का सहयोग कर रहा है, रूस भारत का भी सहयोग कर रहा है। तो रूस भारत की परमाणु योजना तथा अंतरिक्ष योजना के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, भारत भी परमाणु बम बनाता है, इसके पास भी परमाणु हथियार बनाया जाता है भारत के द्वारा, तो उसमें रसिया के द्वारा भारत को सहायता की जाती है। या अंतरिक्ष उद्योग, अंतरिक्ष से संबंधित सैटेलाइट बनाना हो, उसमें भी टेक्नोलॉजी भारत को रसिया ही प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें भी रसिया भारत को हेल्प करता है। यानी मोटे तौर पे हम कहें कि 15 देशों में सबसे ज्यादा अगर गहरा संबंध किसी देश से है तो भारत का रूस के साथ ही है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है, भारत और रूस का संबंध। तो आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम लोग कल इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया से, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव कवर करेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक यू।